हेलो एवरीवन। आज डेट है 3 फरवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज, अप्रोर इन पार्लियामेंट ओवर 3 फार्म लॉज। पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है और वहां पर अपोजिशन पार्टीज के द्वारा फार्म लॉज के साथ देकर के उसके लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वहां जब जो सदन की कार्रवाई अच्छे से नहीं चल पा रही थी तो पार्लियामेंट के जो सदन है उनको बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। तो अब हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसको पावर होती है, जो सदन है उनको स्थगित करने की, एडजर्न करने की पावर किसको होती है। तो देखो, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उस सदन का, उसको ये पावर होती है कि वो स्थगित कर सकता है सदन को। देखो, जो भी जैसे बजट सेशन चल रहा है, सेशन को स्थगित नहीं किया जाता है। सेशन के दौरान जो शिफ्ट चलती है, जैसे लोकसभा की शिफ्ट 2 टाइम काम हो रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, तो उस शिफ्ट को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है ताकि जो विरोध प्रदर्शन है उसमें कमी आ सके। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। पुलिस यूज बार्ब्ड वायर स्पाइक ट्रेंचेस टू कट ऑफ प्रोटेस्ट साइट। देखो, जो फार्मर्स हैं उनका ये आरोप है कि गवर्नमेंट काम कर रही है इस तरीके से फार्मर्स के खिलाफ कि फार्मर्स जो हैं वो इन्वेडर्स हैं, मतलब उनको एक तरीके से विद्रोही घोषित कर दिया गया है, ऐसा फार्मर्स आरोप लगा रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो भी इंटरनेट सुविधा है उन सबको बंद कर रखा है। हम सबको, किसानों को, जहां जहां जिस जिस साइट पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा, और उनको मतलब बाड़ेबंदी एक तरीके से उनकी कर दी गई है। चारों तरफ से उनको घेर करके जो एयर, जो जेल है उनमें चेंज कर दिया गया है जो प्रोटेस्ट साइट है उनको। जो किसान हैं वो ये बोल रहे हैं कि 26 जनवरी को जब हम ट्रैक्टर रैली परेड निकाल रहे थे उस दौरान हमारे बहुत सारे जो किसान साथी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसके अलावा 29 ऐसे प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं जो मिसिंग है रिपब्लिक डे परेड के बाद में। तो वो किसान जो यूनियन के संगठन के जो नेता है वो ये बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से हैबियस कॉर्पस फाइल करेंगे ताकि जो लोग हैं जो मिसिंग हैं उनको सामने प्रेजेंट किया जा सके। देखो, हैबियस कॉर्पस एक तरीके की रिट होती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 के तहत ये सुविधा दी गई है कि जो जब कभी भी आपके एफआर को वायलेट किया जाए, मतलब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाए, तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट काम करता है आपके फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन को रोकने का। तो हैबियस कॉर्पस इसमें क्या होता है, जब रिट लगाई जाती है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, वैसे तो आप स्टेट कोर्ट में जाकर भी, स्टेट का जो हाई कोर्ट है वहां भी जाकर के अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सुविधा है आर्टिकल 32 के तहत कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हैबियस कॉर्पस में जो सुप्रीम कोर्ट है फिर वो आज्ञा देती है, अपने ऑर्डर पास करती है कि उस बॉडी को सामने प्रेजेंट किया जाए। हैबियस कॉर्पस का ये अर्थ होता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो म्यांमार से रिलेटेड है। म्यांमार एक कंट्री है। सबसे पहले हम म्यांमार कंट्री, एशिया जो हमारा कंटिनेंट है उसमें म्यांमार कंट्री है। देखो, ये इंडिया है और इंडिया से बॉर्डर मिलती है, ये म्यांमार है। म्यांमार की बॉर्डर चाइना से, ये चाइना है, चाइना से मिलती है, लाओस से मिलती है, इधर थाईलैंड से मिलती है और इधर बांग्लादेश से मिलती है। अब यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो वहां पर स्थिर चल रहा है, मतलब विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो सबसे पहले हमने म्यांमार का मैप देखा, अब हम न्यूज देखते हैं। म्यांमार में एक पार्टी है जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। उसकी हेड है आंग सान सूकी। उसको बंद कर दिया गया है वहां की मिलिट्री के द्वारा। थोड़ा सा हम बैक में जाकर, हिस्ट्री में जाकर के बात करते हैं। 1992 से रेगुलर वहां पर मिलिट्री राज चल रहा था, और जो आंग सान सूकी है वो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रही थी कि वहां पर डेमोक्रेसी होना चाहिए। इसके लिए आंग सान सूकी को कैद कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है। अब 2008 के लगभग जहां पर मिलिट्री का जब राज रहता है तो मिलिट्री अपने हिसाब से वहां का कॉन्स्टिट्यूशन लिखती है कि हम डेमोक्रेसी लेकर के आने वाले हैं। अब डेमोक्रेसी लेकर के आए तो 2010 में जब चुनाव हो रहे थे तो आंग सान सूकी की जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इसकी वजह से आर्मी फिर से जीत जाती है। अब आंग सान सूकी की पार्टी को ये लगता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम कभी यहाँ डेमोक्रेसी लेकर ही नहीं आएंगे।
इसी की वजह से बाद में 2010 के बाद में वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया मिलिट्री के द्वारा उसको मान लेते हैं और वो मानते हैं कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन सही है और हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर जनरल इलेक्शन होंगे हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 2016 में 15 की जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आंग सान सूकी की पार्टी अच्छे से जीत करके आती है, डेमोक्रेसी आती है, वो यहाँ जीत करके मतलब शासन में आ जाती है उनकी पार्टी। अब क्या है, 2020 में दोबारा से चुनाव हुए। दोबारा से चुनाव होने के बाद में जो वहां का मिलिट्री जनरल जो है, जिनका नाम है मिन ओंग हैलियांग, वो ये चाहते थे कि प्रेसिडेंट जो है वो पावर उनके हाथ में हो। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें मिलिट्री को काफी पावर दी गई थी। मिलिट्री को इतनी पावर दी गई थी कि अगर वहां पर इंटरनल कुछ चेंज करना हो तो मिलिट्री का रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में मिलिट्री का रोल है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है उसमें कुछ सीटें रिजर्व की गई थी मिलिट्री के लिए, जैसे टोटल जितनी सीट है उसमें से 166 मिलिट्री के लिए सीटें रिजर्व की गई थी। अब जब जनरल इलेक्शन 2020 में हो रहे थे उससे पहले ही वहां मिलिट्री ये दावा कर देती है, मिलिट्री हेडेड जो पार्टी है उसका नाम है वहां पर USDP, वो दावा कर देती है कि वो पावर में आने वाले हैं। लेकिन दोबारा से आंग सान सूकी की पार्टी जीत जाती है 2020 के इलेक्शन में, और जैसे ही वहां पर पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला होता है तो वहां तख्ता पलट कर दिया जाता है आर्मी के द्वारा। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ पावर की ग्रिडीनेस के लिए। तो देखो, एक तरीके से जो एक कंसर्न क्रिएट हुआ है उसको लेकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक इस बात को चर्चा की जा रही है कि जो म्यांमार में एक तरीके से डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई थी, दोबारा से वहां पर ऑटोक्रेसी और मिलिट्री का रूल स्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। यूएस से लेकर इंडिया सबने अपने कंसर्न दिखाए हैं। चाइना ऐसा देश है जिसने अपना कोई कंसर्न नहीं दिखाया है, क्योंकि चाइना तो खुद सपोर्ट करता है कि ऑटोक्रेसी को एक तरीके से सपोर्ट करता है। चाइना वैसे म्यांमार में अपना जो इन्फ्लुएंस है वो काफी क्रिएट कर रहा है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काफी इन्वेस्ट कर रखा है चाइना ने। तो चाइना तो खुद चाहता है कि उसके अधीन रहे, वहां पर ऑटोक्रेसी रहे, ताकि डेमोक्रेसी में जो एक तरीके से लिबरलिज्म और फ्रीडम आती है वो सब कुछ अचीव ना हो पाए। यहां पर देखो, फार्मर्स के द्वारा एक बात बोली गई है। जो फार्मर्स यूनियन है उनके हेड है राकेश टिकैत, उन्होंने ये बोला है कि अगर फार्मर्स के खिलाफ में जो भी फार्म लॉज है उनको रिपील नहीं किया गया, एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एज ए लॉ इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, तो हो सकता है कि फार्मर्स का जो स्ट्रीट है, जो विद्रोह है, वो कम से कम अक्टूबर नवंबर तक रेगुलर चलता रहे। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो एडिटोरियल पेज से है। यहां आप देखिए, एडिटोरियल पेज पे एक रिपोर्ट आई है, जस्टिस रिपोर्ट 2020, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि 8 ऐसे मेजर स्टेट्स हैं जिसमें 20% से ज्यादा जो सबॉर्डिनेट कोर्ट जजेज की जो सीट है, पोजीशन है, वो खाली है। और वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जहां पर जो केस हैं वो 10 साल से ज्यादा मतलब पेंडिंग में चल रहे हैं। अब केस पेंडिंग में चलता है तो जो भी विक्टिम होता है, जो भी मतलब जिनके ऊपर ट्रायल चलता रहता है, वो जेल में रहते हैं, और जेल की जो हार्श कंडीशन है उनको उसमें रहना पड़ता है जब तक उसमें उनके ऊपर ट्रायल चलता रहता है। तो हो सकता है कि मान लो उनके ऊपर 20 साल ट्रायल चला किसी के ऊपर, कोई अपराधी के ऊपर, और बाद में ये पता चलता है कि उन्होंने तो ये अपराध किया ही नहीं था, तो उनका जो 20 साल का जो जुर्माना है ना, वो कभी कोई भी पे नहीं कर सकता है। तो इस आर्टिकल में ये जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि जस्टिस को मिलने में ये जो डिलेड हो रहा है वो बहुत ही गलत बात है। अब यहाँ पर जो जजेस की जो पोजीशन वैकेंट है उसको दिखाया गया है। इस साइड हाई कोर्ट में जो जजेस की वैकेंसी है उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पर पता चला है कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसमें 38% से ज्यादा, आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसमें हाई कोर्ट जजेज की वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ देखिए आप, यहाँ है सबॉर्डिनेट जजेज वैकेंसी। तो यूपी जो है, यूपी में जो सबॉर्डिनेट जजेज की वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे कम है सबॉर्डिनेट जजेज की वैकेंसी, और जो हाई कोर्ट जजेज वैकेंसी है वो भी महाराष्ट्र में सबसे कम है।
यहाँ पर केसेज पेंडिंग की बात की जा रही है कि जुलाई 2020 की अगर बात करें तो 15% वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज्यादा मतलब ऐसे केस जो 10 साल से ज्यादा तक मतलब पेंडिंग में चलते आ रहे हैं, तो उसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ये सबसे हाईएस्ट नंबर पे हैं। और अगर परसेंटेज केस पेंडेंसी की बात की जाए पेंडिंग की, कि 5 से 10 साल तक जहां उन राज्यों में जहां पर केस पेंडिंग आ रहे हैं, तो इनमें भी जो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी ये जो स्टेट है वो सबसे हायर पोजीशन पे आते हैं। अब स्पेंडिंग ऑन जुडिशरी की बात की जा रही है कि पर कैपिटा स्पेंड ऑन जुडिशरी कहां पर हो रहा है। तो देखो जो केरला ये जो स्टेट है, सॉरी ये जो महाराष्ट्र जो स्टेट है, इनमें पर कैपिटा जो इनकम है, पर कैपिटा जो स्पेंडिंग है वो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर देखो बिहार में भी जो स्पेंडिंग है जुडिशरी के ऊपर 2014 से 2018 के बीच में अगर बात की जाए तो 6.54 परसेंटेज पॉइंट्स लोअर देन इंक्रीज की गई है। मतलब जो इंक्रीज होना चाहिए उसमें एक अच्छा इंक्रीज नहीं हो पाया है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें जो जुडिशियल स्पेंडिंग है उसमें बहुत कम ही वृद्धि हुई है। यहाँ पर हाई ऑक्यूपेंसी की बात की गई है, मतलब जो जेल है उनमें कितने लोगों को एक साथ रखा जाता है। तो जो यूपी की जो जेल है वो सबसे ज्यादा मोस्ट क्राउडेड जेल्स हैं इंडिया में। 72% ऑफ प्रिजनर्स इन यूपी वर अंडर ट्रायल्स। ठीक है, मतलब जेल में जो भी कैदी हैं वो ज्यादातर अंडर ट्रायल्स हैं। यहाँ देखो नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो तेलंगाना की है। तेलंगाना में पहली बार मेट्रो के द्वारा मेट्रो ट्रांसपोर्ट का यूज किया गया लाइव हार्ट को ट्रांसप्लांट करने के लिए। एक स्पेशल ट्रेन चली, 21 किलोमीटर की उसने दूरी तय की, 30 मिनट का टाइम लिया और 16 स्टेशन को कवर करके जो हार्ट है उसको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचाया। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो यहाँ पर सेंसस को लेकर के है, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री को लेकर के है। यूनियन होम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया है कि पिछले साल कोविड-19 आने वाला था, उससे पहले हम सेंसस को स्टार्ट कर देते। कुछ स्टेट्स में तो ये स्टार्ट हो भी चुका होता, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका होता, 1 अप्रैल 2020। लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से ये प्रोसीजर काफी लंबा हो गया। तो यहाँ पर ये बोला गया जा रहा है कि नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है उसमें उसको लेकर के बहुत ज्यादा रूमर्स फैलाई जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन फैलाई जा रहे हैं, तो उनको टैकल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है यहां पर रशिया से रिलेटेड है। रशिया में एक वैक्सीन बनी है जिसका नाम है स्पुतनिक वी, स्पुतनिक 5। इस वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 91.6% है। देखो इसके पहले इसके लिए भी इस वैक्सीन के लेकर भी कुछ रूमर्स फैलाए गए थे कि इसकी एफिकेसी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्यादा बताई जा रही है। अब इसके फेज 3 ट्रायल के जो डाटा है एनालिसिस वो सामने आ गए हैं और उसमें ये बोला गया है कि जो इसकी एफिकेसी है वो काफी अच्छी है और जो नए म्यूटेंट्स जो मिले हैं उनके ऊपर भी इसकी एफिकेसी काफी अच्छी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि जो अन्य जैसे कई वैक्सीन हैं जिनको स्टोर करने के लिए काफी लो डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है, लेकिन इसको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मतलब नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में आसानी से इसको स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो सीबीएसई एग्जाम को लेकर के है। देखो बोर्ड के एग्जाम 10th और 12th के लिए जो शेड्यूल है, नॉर्मल शेड्यूल चलता है, उससे लेट इस बार हो रहे हैं क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो स्कूल है वो काफी टाइम तक बंद रहे। 1-2 महीने से ऐसा हुआ है कि जो चिल्ड्रन है वो फिजिकली स्कूल में अवेलेबल हो पाए हैं। तो इसमें बताया गया है कि पिछले साल जो 45 डेज में जो एग्जाम्स कंप्लीट हुए थे, इस बार 39 डेज में ही एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि डबल शिफ्ट में एग्जाम लिए जाएंगे सीबीएसई के द्वारा। थोड़ा सा हम सीबीएसई के बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो सीबीएसई है वो नेशनल लेवल बोर्ड है
एजुकेशन का, और ये कंट्रोल करता, इसको कंट्रोल और मैनेज किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सीबीएसई का फॉर्मेशन किया गया था 3 नवंबर 1962 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये सीबीएसई आता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, यहाँ पर देखो मैरिज एज को लेकर के एक प्ली फाइल की गई है, और इसमें उस प्ली में ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऐसी पिटीशन फाइल की गई हैं और उनके खिलाफ केस चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश करे कि हाई कोर्ट में जो भी केसेस चल रहे हैं उनको खुद के यहाँ पर ट्रांसफर करवाए और उनकी स्टडी खुद सुप्रीम कोर्ट करे। अश्विनी कुमार उपाध्याय के द्वारा ये जो पिटीशन है वो फाइल की गई है, और इसमें बोला गया है कि जो मैरिज एज है मैन के लिए 21 ईयर्स है और वीमेन के लिए जो 18 ईयर्स है उसको इक्वल किया जाए, ताकि जो जेंडर जस्टिस है उसको सिक्योर किया जा सके, जेंडर इक्वलिटी और डिग्निटी ऑफ वीमेन को मेंटेन किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भेजा है, नोटिस किया है, एक नोटिस इशूड किया है कि वो ये बताए कि ये जो एज में जो डिफरेंस है वो क्यों है। अश्विनी कुमार उपाध्याय ने ये भी बोला है कि पूरे वर्ल्ड में 125 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनमें मैरिज एज में कोई भी अंतर नहीं है। हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे एक्ट हैं उन्हीं की वजह से ये जो मैरिज में जो अंतर है, मैरिज एज में जो अंतर है, जिसी की वजह से जो जेंडर इनइक्वलिटी है वो क्रिएट होती है। ताकि इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करे और मैरिज एज को एक समान किया जाए, तो इसकी वजह से जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको कम करके जेंडर इक्वलिटी, जेंडर जस्टिस की ओर आगे बढ़ा जा सके। यहाँ पर न्यूज है जल जीवन मिशन को लेकर के। हमारे बजट में ये कोशिश की गई थी, बजट में ये डिक्लेयर किया गया था कि जो अर्बन लोग हैं, अर्बन पॉपुलेशन है, उनको वाटर टैप की सहायता से जल प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें जो मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसने ये बोला है कि जो 20% जो जल है उसमें रीयूज्ड वाटर को यूज किया जाएगा। डिमांड को कंप्लीट करने के लिए 20% ऑफ डिमांड है वो कंप्लीट की जाएगी रीयूज्ड वाटर के थ्रू। यहाँ पर देखो डाटा दे रखे हैं, 5 ऐसे स्टेट दे रखे हैं जहां पर पाइप्ड वाटर कनेक्शन सबसे ज्यादा है, अर्बन होम्स की बात की जा रही है, और 5 ऐसे स्टेट के डाटा दे रखे हैं जहां पर पाइप्ड वाटर कनेक्शन बिल्कुल कम है। उत्तराखंड 72.6%, फिर J&K यूटी में है, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, इनमें अच्छा है वाटर कनेक्शन, मतलब नल की सहायता से लोगों को पानी की उपलब्धता होती है वाटर बॉडीज में। और यहाँ पर लेवल काफी कम है, लोगों को पानी की अवेलेबिलिटी वाटर टैप की सहायता से नहीं हो पाती है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और बिहार। देखो ये जो अर्बन वाटर सप्लाई मिशन जो अनाउंस किया गया है, इसमें क्या किया जाएगा, जो वाटर बॉडीज हैं उनको रिजुविनेट किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी टाउन है, मतलब अर्बन टाउन है, उनमें लोगों को पानी की अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी। 4378 जो टाउन्स हैं उनमें लोगों को पानी की अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी। और अमृत मिशन के तहत जो 500 सिटीज तैयार की गई हैं, जिनको डेवलप किया गया है, उनमें लोगों को सीवर कनेक्शन से, मतलब जो भी कमी है लोगों को, जहां पर पानी की टैप की सहायता से पानी उपलब्ध नहीं हो पाता, वहां पर टैप की सहायता से पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। अमृत जो सिटीज है उनमें सीवर कनेक्शन करवाया जाएगा। ये सब कुछ काम इस जल जीवन मिशन के तहत किया जाएगा। ये जो जल जीवन मिशन है इसमें टोटल एक्सपेंडिचर आने वाला है 2.87 लाख करोड़ का, और 5 साल तक इस पैसे को खर्च किया जाएगा। एक सेकेंड, यहां देखिए फॉरेन पेज से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट न्यूज है। देखो मिस्टर ट्रंप नए राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के, और वो रेगुलर, उनसे पहले जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनसे पहले मिस्टर ट्रंप जो राष्ट्रपति रह गए हैं, उन्होंने इमिग्रेशन जो पॉलिसीज हैं, बहुत सारी जो पॉलिसीज मिस्टर ट्रंप ने बनाई थी, उनको बार बार रिव्यू किया जा रहा है जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। मतलब अगर उनमें कोई भी चेंजेस करने की आवश्यकता है तो उन सबको चेंज भी किया जा रहा है। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।